नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त फियर मॉक्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात का समय था। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंशुल 10वीं कक्षा का एक होशियार मगर अंतर्मुखी छात्र लकड़ी की पुरानी मेज पर बैठा था। किताबों की मोटी परत के बीच उसकी सूनी आंखें किसी अनजान खालीपन में घूर रही थीं। उसकी माँ का कुछ महीने पहले ही देहांत हुआ था और तब से वह खुद को किताबों में डुबो चुका था। पढ़ाई के बहाने वह देर रात तक लाइब्रेरी में बैठा रहता क्योंकि घर जाने पर उसे अपनी माँ की यादें रुलाती थीं। उस रात जब पूरी स्कूल अंधेरे में डूबी हुई थी, अंशुल ने किताब के पन्ने पलटते हुए कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। ठंडी हवा की एक लहर उसकी गर्दन के पीछे से गुजरी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी किताब अपने आप शेल्फ से नीचे गिर पड़ी। उसकी धड़कनें रुक सी गईं। जब उसने किताब उठाने के लिए नीचे देखा तो फर्श पर पानी के गीले निशान थे, मानो कोई भीगा हुआ इंसान अभी अभी वहां से गुजरा हो। मगर लाइब्रेरी पूरी तरह सूखी थी। डरते डरते उसने किताब उठाई। उस पर धूल की मोटी परत थी। जब उसने उसका पहला पन्ना पलटा तो उसके भीतर एक पुरानी तस्वीर छुपी थी, एक छोटे लड़के की। अंशुल ने ध्यान से देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह तो उसकी ही तस्वीर थी, मगर यह कैसे संभव था? तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 12 मार्च 1987। ये कैसे हो सकता था? वह तो 2010 में पैदा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यह किसी की भयानक शरारत थी या कुछ और? अंशुल की उंगलियां कांपने लगीं। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए अंशुल। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी अनदेखी ताकत की थी। अचानक कमरे में रखी सारी किताबें अपने आप जमीन पर गिरने लगी। अंशुल ने हड़बड़ाते हुए पीछे देखा। लाइब्रेरी के कोने में एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। उसके लाल चमकते हुए आंखें सीधे अंशुल को घूर रही थीं। और फिर परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अंशुल के नाम से पुकारा। अंशुल बुरी तरह डर चुका था, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी परछाई ने कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें पुकार रहा है। 12 मार्च 1987 की वो रात याद है? अंशुल की आंखों में काले धब्बे उभरने लगे। उसका सिर चकराने लगा और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आखिर 12 मार्च 1987 को ऐसा क्या हुआ था? अंशुल का इस साये से क्या संबंध था? अंशुल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और सामने की हर चीज धुंधली दिख रही थी। जब उसका ध्यान साफ हुआ तो उसने देखा कि वह लाइब्रेरी के उसी ठंडे फर्श पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा। अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन कोने में रखी एक मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा अगर कभी डर लगे तो बस अपनी आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह सिर्फ उसकी माँ की याद का दर्द नहीं था, बल्कि उस अजीब साय का खौफ भी था जिसने उसे उसके ही नाम से पुकारा था। अचानक लाइब्रेरी में रखी घड़ी की सुइयां अजीब तरीके से उल्टा घूमने लगी। टक टक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंशुल ने घड़ी की ओर देखा और चौंक गया। समय 12 मार्च 1987 दिखा रहा था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने झट से घड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, घड़ी के शीशे में उसका प्रतिबिंब बदल गया। वहाँ कोई और था, एक जली हुई शक्ल वाला बच्चा जिसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा राख जैसा लग रहा था। बच्चे ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अंशुल से कहा, तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। अंशुल डर से कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसे एक पुराना स्कूल दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी किताबों में था, लेकिन यह स्कूल जला हुआ लग रहा था। बच्चे भाग रहे थे, चीख रहे थे, चारों ओर आग की लपटें थीं। तभी उसने देखा एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र लगभग उसी की जितनी थी, आग की लपटों में घिरा हुआ था। वह चिल्ला रहा था, रो रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। मुझे बचा लो अंशुल। लड़के की चीख सुनकर अंशुल का दिल बैठ गया, लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह तो कभी इस स्कूल में नहीं था, कभी ऐसी किसी घटना का हिस्सा नहीं बना था। अचानक अंशुल की आंखों के सामने धुंध छंटने लगी। वह फिर से लाइब्रेरी में था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। सामने वही परछाई खड़ी थी जिसने उसे पिछले एपिसोड में पुकारा था। इस बार उसकी आकृति साफ हो गई थी। वह वही जला हुआ बच्चा था जिसे उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने आग में गिरते देखा था। लड़के की काली पुतलियां सीधे अंशुल की आत्मा में उतर रही थी। तुमने मेरी जान ले ली थी, अब तुम्हें सच जानना होगा, लड़के ने कहा।
और एक पुराना अखबार अंशुल के सामने हवा में तैरने लगा। अखबार में हेडलाइन थी, 12 मार्च 1987, स्कूल की लाइब्रेरी में भीषण आग, एक बच्चा जिंदा जला। अंशुल के हाथ कांप गए। उसने अखबार के नीचे लिखा नाम पढ़ा, अनय वर्मा, उम्र 10 साल। अंशुल की आंखें चौड़ी हो गईं। यह नाम उसे कहीं सुना सुना लग रहा था, लेकिन कैसे? वह 2010 में पैदा हुआ था, फिर 1987 की इस घटना से उसका क्या संबंध था? तभी लाइब्रेरी में रखी सभी किताबें हवा में उड़ने लगीं। शेल्फ अपने आप गिरने लगे। जमीन हिल रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने पूरे कमरे को हिला दिया हो। अंशुल घबराकर पीछे हटने लगा। जला हुआ लड़का धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुम्हें पता करना होगा कि तुम कौन हो और क्यों मैं सिर्फ तुम्हें ही देख सकता हूँ। अंशुल की सांसें तेज हो गईं। उसके सिर में अजीब सा दर्द होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी यादों में कोई गहरी खामोश कहानी दबी हुई है, जो अब बाहर आना चाहती है। अंशुल अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहे थे। जला हुआ लड़का, चीख पुकार और अखबार की वह हेडलाइन, 12 मार्च 1987, स्कूल की लाइब्रेरी में भीषण आग, एक बच्चा जिंदा जला। वह अनय वर्मा कौन था? और सबसे बड़ी बात, उसका इस हादसे से क्या रिश्ता था? उसकी मां का निधन कुछ महीनों पहले हुआ था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद वह उसे कुछ बताना चाहती थीं, जो वह कभी कह नहीं सकी। उनकी बातें अब उसके कानों में गूंजने लगी। बेटा, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो समय के साथ मिटती नहीं, बल्कि धीरे धीरे लौटकर हमें ढूंढती हैं। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। पंखा अपने आप तेजी से घूमने लगा और खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ अंशुल के कमरे की दीवारों पर अजीब सी नमी आ गई, जैसे कहीं से पानी रिस रहा हो। उसने कांपते हाथों से टेबल लैंप जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार पर पानी से लिखा था, अनय को न्याय चाहिए। अंशुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझसे क्या चाहता है ये साया? उसने घबरा कर कहा। तभी उसके टेबल पर रखी एक पुरानी किताब अपने आप खुल गई। उसके भीतर एक जली हुई नोटबुक थी, जिस पर किसी ने कोयले से लिखा था। वह आग किसी हादसे का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। अंशुल की आंखें भर आईं। अब उसे महसूस हो रहा था कि अनय वर्मा सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो इंसानियत के खिलाफ था। उसे याद आया कि स्कूल लाइब्रेरी का वह कोना, जहां हमेशा ठंडक बनी रहती थी, वह वही जगह थी जहां अनय वर्मा जला था। उसे लगा कि शायद उसकी आत्मा अब भी उसी दर्द में फंसी हुई है। उसकी हड्डियों तक एक ठंडक उतर आई। उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि अगर किसी की आत्मा भटक रही हो तो उसे सुकून दो, न कि डराओ। लेकिन अनय तो उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में अचानक एक अजीब सी आवाज आई, तूने बहुत देर कर दी अंशुल। अंशुल ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। उसकी परछाई दीवार पर लंबी हो चुकी थी और उसमें अब उसकी शक्ल नहीं थी, बल्कि एक जले हुए बच्चे की आकृति थी। अंशुल का दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर वह जली हुई नोटबुक उठाई और पन्ने पलटने लगा। उसमें लिखे शब्द पढ़कर उसकी सांसें थम गईं। 12 मार्च 1987, आज मेरा आखिरी दिन था। मैंने लाइब्रेरी में कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। हेडमास्टर ने कहा था कि मैं चुप रहूं, लेकिन मैं सच्चाई बताने ही वाला था कि इसके आगे के पन्ने जल चुके थे, मगर आखिरी शब्द अभी भी साफ थे। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो उसे यह पता करना होगा कि उस दिन लाइब्रेरी में कौन था और क्यों उसने मुझे मारा। अंशुल को महसूस हुआ कि उसकी रगों में खून जमने लगा है। अनय की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था, और शायद वह हत्यारा आज भी जिंदा था। अचानक कमरे में रखी घड़ी ने जोर की आवाज की और रात के 12 बज गए। उसी पल अंशुल की किताबों के ढेर के नीचे से एक पुराना आईडी कार्ड गिरा। जब उसने उसे उठाया तो उसके हाथ कांप गए। आईडी कार्ड पर नाम लिखा था, हेडमास्टर महेश प्रसाद। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी फोटो के नीचे लाल स्याही से एक तारीख लिखी थी, 12 मार्च 1987, मौत का दिन। अंशुल के हाथों में आईडी कार्ड था, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद आया कि उसकी माँ भी हमेशा हेडमास्टर महेश प्रसाद का जिक्र किया करती थी। वह कहती थी कि कुछ लोग अपने कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया था कि यह बात महेश प्रसाद पर लागू होती थी। क्या उसकी माँ भी इस रहस्य से वाकिफ थीं? क्या उन्होंने कभी जानबूझकर उसे इस सच्चाई से दूर रखा? अंशुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसका दिल कह रहा था कि इस गहरी अंधेरी सच्चाई में उसकी माँ का भी कोई अज्ञात रिश्ता छिपा था। आईडी कार्ड को घूरते ही अंशुल की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसके चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। वह जमीन पर गिरने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक धीमी डरावनी आवाज आई, तूने बहुत देर कर दी, अब वह लौट आया है। अंशुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यह आवाज कहीं से नहीं, बल्कि आईडी कार्ड से आ रही थी, और अगले ही पल वह आईडी कार्ड अपने आप चलने लगा। उसकी आंखों के सामने
लाल रंग की आग उठी और राख में एक नया नाम उभरने लगा। हेडमास्टर नहीं, बल्कि लेकिन नाम पूरा पढ़ने से पहले ही तेज हवा चली और राख गायब हो गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, अब तेरी बारी है। अंशुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अब डर नहीं रहा था, बल्कि अंदर से टूट चुका था। क्यों उसकी जिंदगी में ये सब हो रहा था? क्यों वह इस स्कूल से, इस लाइब्रेरी से, इस साए से जुड़ा हुआ था? तभी कमरे की एक पुरानी अलमारी अपने आप खुली और उसमें रखी एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। अंशुल ने कांपते हाथों से उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, यह मेरी आखिरी चिट्ठी है। मेरी मौत के बाद शायद कोई इसे पढ़े। नीचे लिखा था, माँ। अंशुल का दिल बैठ गया। यह उसकी माँ की लिखावट थी। अंशुल ने तेजी से डायरी के पन्ने पलटे। उसकी माँ ने लिखा था कि 1987 में जब अनय वर्मा की मौत हुई थी, तब वह उसी स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने यह भी लिखा था कि अनय की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक हत्या थी। जिसने अनय को मारा वह कोई और नहीं बल्कि। अंशुल ने पन्ने को जोर से पकड़ा और आगे पढ़ने लगा। लेकिन तभी कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। हवा इतनी तेज हो गई कि डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और फिर उसके सामने दीवार पर धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी। वह पहले धुंधली थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह पूरी तरह साफ हो गई। वह वही जला हुआ बच्चा था, अनय वर्मा। लेकिन इस बार उसके साथ कोई और भी खड़ा था। उस दूसरी परछाई की आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। अंशुल की सांसें रुक गईं, क्योंकि यह तो मेरी माँ की परछाई है। अंशुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हुए पूछा, माँ, तुम यहाँ क्यों हो? अनय की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी और कहा, तुझे पता करना होगा कि तेरी माँ कौन थी और क्यों उन्होंने मुझे मरते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। कमरे की दीवारें कांपने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अंशुल के चारों ओर अंधेरा था। दीवारों पर परछाइयां झिलमिला रही थीं। एक अनय वर्मा की और दूसरी उसकी माँ की। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, यह सच नहीं हो सकता। आपने मुझसे यह सब क्यों छिपाया? परछाई से एक धीमी आवाज आई, अंशुल, तुझे अब सच जानना होगा। अनय की आत्मा आगे बढ़ी और उसकी लाल जलती हुई आंखों में दर्द छलक आया। उसने कहा, तेरी माँ जानती थी कि मुझे जलाया गया था, लेकिन वह चुप रही। अंशुल की सांसें तेज हो गईं। माँ, क्या यह सच है? उसकी माँ की परछाई कांपी और अचानक पूरा कमरा धुएं में डूब गया और फिर सब कुछ साफ होने लगा। अंशुल अब 1987 की उस भयानक रात को देख सकता था। स्कूल की लाइब्रेरी में अनय खड़ा था, कांपता हुआ। उसके सामने हेडमास्टर महेश प्रसाद थे और उनके साथ दो और शिक्षक, श्रीधर और कमलनाथ। हेडमास्टर गरज कर बोले, तूने देख लिया अनय, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते। अनय रो पड़ा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन तभी हेडमास्टर ने जोर से एक लालटेन जमीन पर फेंकी। किताबों में आग लग गई। अनय चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और फिर अंशुल ने देखा, उसकी माँ भी वहां थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वे बस खड़ी रहीं, आंसू बहाते हुए। अंशुल घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, आपने अनय को क्यों नहीं बचाया? क्यों चुप रही? उसकी माँ की परछाई धीरे धीरे एक आत्मा में बदलने लगी। बेटा, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। हेडमास्टर ने धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो तुझे मार देंगे। मैं तुझे बचाने के लिए चुप रही। अंशुल रो पड़ा, लेकिन माँ, आप जानते हुए भी इस सच्चाई को छिपाती रही। अनय की आत्मा गुस्से से कांप उठी। अब तुझे पता चल गया अंशुल, अब तुझे यह पाप खत्म करना होगा। अचानक जमीन हिलने लगी, कमरे की दीवारें दरकने लगी और फिर हेडमास्टर महेश प्रसाद की आत्मा प्रकट हुई। उनकी आंखें काली थीं, चेहरा जला हुआ था। उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता अंशुल, ये स्कूल हमेशा मेरा रहेगा। लेकिन तभी अनय की आत्मा जोर से चिल्लाई, अब तेरा अंत होगा। एक जोरदार धमाका हुआ। अंशुल ने देखा कि अनय की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर हेडमास्टर को पकड़ लिया। वह छटपटाने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आत्मा जलने लगी और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। अनय की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई। उसने अंशुल की ओर देखा और कहा, अब मैं आजाद हूँ दोस्त, तेरा धन्यवाद। और फिर वह एक रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अंशुल की माँ की आत्मा भी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार देखा और कहा, अब मैं भी मुक्त हो रही हूँ। अंशुल, माफ कर देना। अंशुल फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी माँ की आत्मा भी अनय के साथ गायब हो गई। स्कूल की लाइब्रेरी शांत हो गई। वहां अब कोई साया नहीं था। लेकिन जब अंशुल ने पलटकर आखिरी बार उस जगह को देखा, तो एक किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्नों पर खून से लिखा था, कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। कमरे में फिर से ठंडक बढ़ने लगी और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक
दोस्तों अपना ध्यान रखना।